हेलो गाइस, मैं प्रियंका आर्या जनरल साइंस की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि इसके प्रीवियस के वीडियो में हमने रक्त परिसंचरण तंत्र को स्टार्ट किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र में हमने पहले की वीडियो में जाना रक्त क्या होता है, ब्लड की प्रकृति कैसी होती है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, ब्लड की प्रकृति क्षारीय होती है तो क्यों होती, कौन सा लवण पाया जाता है, हमारे शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता, अगर शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता तो फिर हमें चोट लग जाती है तो कुछ पश्चात रक्त क्यों जम जाता है, फिर ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे किया गया था, और जो ब्लड बैंक होता है ब्लड बैंक में रक्त क्यों नहीं जमता, ब्लड बैंक में रक्त को कितने तापमान पर रखते हैं, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने इसके पहले की वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से वीडियो देख लीजिए। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रक्त के भाग क्या होते हैं, रक्त किनके से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा में कौन कौन से तत्व होते हैं, प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन होती है, उन प्रोटीन का क्या काम होता है, फिर रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, जैसे आरबीसी का क्या काम होता है, डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है, डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी डब्ल्यूबीसी आपको एलर्जी से सुरक्षा प्रदान करती है, किसके माध्यम से आपको परजीवी प्रभाव को कम किया जाता है, फिर प्लेटलेट्स क्या होती है, शरीर में कितनी प्लेटलेट्स पाई जाती है, बिम्बाणु क्या होते हैं, बिम्बाणु के क्या काम होते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, उन सबका आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और कॉपी पे लिख के बैठिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टडी करते हैं ब्लड के भाग के बारे में, पार्ट्स ऑफ ब्लड। तो जो आपका रक्त होता है, रक्त मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा से और रक्त कणिकाओं से। जैसे रक्त क्या होता है, रक्त का एक प्रकार का तरल संयोजी होता है, ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। तो रक्त की प्रकृति कैसी होती है, तो रक्त की प्रकृति आपकी क्षारीय होती है। ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। जिस भी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। जिसका पीएच मान 7 होता है उदासीन होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। पीएच स्केल में 0 से 14 तक की स्केल दी गई होती है, जिसके माध्यम से अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीन का निर्धारण किया जाता है। तो जो आपका रक्त होता है, रक्त आपका मुख्य रूप से दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा से और रक्त कणिकाओं से। प्लाज्मा का मुख्य भाग होता है आपका 55 से 60% भाग प्लाज्मा का होता है, जबकि 40 से 40% भाग आपका रक्त कणिकाओं का होता है। अब रक्त कणिकाएं आपकी मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। जैसे देख लीजिए, आप ये इमेज के थ्रू आपको एक एक पॉइंट समझा रहे हैं, और जो भी पॉइंट आपको समझा रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। जैसे प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा का कितना भाग है, तो कम से कम लगभग 50% भाग जो होता है आपका प्लाज्मा का होता है, और जो बच्चा भाग होता है वो आपकी रक्त कणिकाएं होती हैं। जैसे ये देख सकते हैं, ये आपकी क्या है, आरबीसी है, आरबीसी लगभग 45%, और जो वाइट ब्लड होती है वो प्लेटलेट्स होती है, ये 1% से कम में पाई जाती है, कौन सी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और 55% भाग लगभग किसका होता है, प्लाज्मा का। तब आपसे यहाँ से पॉइंट बन सकता है कि हमारे शरीर में कौन सी रक्त कोशिका सर्वाधिक पाई जाती है, तो कौन सी, आरबीसी, आरबीसी कोशिका सर्वाधिक पाई जाती है। और रक्त में पाई कौन कौन सी कोशिकाएं जाती हैं, तो ब्लड में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका है आरबीसी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसा है, तो प्लाज्मा रंगीन तरल भाग है, और प्लाज्मा रक्त को श्यानता उपलब्ध कराता है। श्यानता का तात्पर्य क्या होता है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है किसी भी द्रव को बहने का जो गुण होता है, कोई भी लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है, तो फ्लो किसके माध्यम से करता है, विस्कोसिटी के माध्यम से, और यही श्यानता उपलब्ध कराता है प्लाज्मा, तभी तो हमारा रक्त प्रवाहित हो पाता है ना। हमारा रक्त किसमें, धमनी में तथा सिरा में प्रवाहित हो पाता है, किसके माध्यम से, प्लाज्मा के माध्यम से। और प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। तो आपसे पॉइंट पूछ सकते हैं कि किसकी उपस्थिति के कारण प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है, तो कोलेजन, कोलेजन नामक एक प्रोटीन होती है जिसकी उपस्थिति के कारण प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही हेल्पफुल है, और ये इस तरह से क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी के प्री के एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। और आपके प्लाज्मा में मुख्य रूप से 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं, एल्बुमिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन और प्रोथाम्बिन प्रोटीन। ये तीनों प्रोटीन आपके प्लाज्मा में पाई जाती हैं। तो कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो प्लाज्मा में नहीं पाई जाती, तो एल्बुमिन प्रोटीन आपके प्लाज्मा में पाई जाती है, फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन, ये तीनों प्रोटीन आपके प्लाज्मा में पाई जाती है।
इसके अलावा भी प्लाज्मा में कोलेजन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। अब प्लाज्मा में जो होता है 92% जल होता है, 7% प्रोटीन होती है और 1% में अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। तो कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि प्लाज्मा में कितनी परसेंटेज प्रोटीन का होता है, या प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है। तो प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में जल होता है। जल कितना होता है? 92%। अब इसके अलावा प्लाज्मा के और क्या काम होते हैं? प्लाज्मा रक्त के पीएच मान को नियंत्रित करता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4, और 7.44 होता है। उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। जो प्लाज्मा होता है रक्त के पीएच मान को नियंत्रित करता है। याद रखिएगा, जो प्लाज्मा के माध्यम से ब्लड का पीएच मान नियंत्रित किया जाता है, और इसी के माध्यम से आपका ब्लड कैसा होता है? क्षारीय होता है। और प्लाज्मा ऑक्सीजन के परिवहन में भी सहायक होता है। एक बार आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन कथन के रूप में दिया गया था, क्या प्लाज्मा ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है? तो बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था, क्योंकि हम मुख्यतः क्या याद रखते हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, लेकिन प्लाज्मा भी सहायक होती है, तो इसलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर प्लाज्मा से प्रोटीन निकाल दें, प्रोटीन निकाल देने के पश्चात शेष बचे भाग को क्या बोलते हैं? सीरम। ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्लाज्मा से अगर हम प्रोटीन को निकाल देते हैं, प्लाज्मा में अलग अलग प्रोटीन पाई जाती है ना, एल्बुमिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। अगर इस प्रोटीन को निकाल दें, तो प्रोटीन को निकाल देने के पश्चात जो शेष बचा द्रव होता है उसे हम सीरम बोलते हैं। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं जो आपकी कोशिकाएं होती हैं रक्त के एक भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। एक भाग में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड सेल्स, या फिर इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। तो अब एग्जाम में क्या होता है? आरबीसी के स्थान पे इरिथ्रोसाइट्स पूछे जाते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। ओके। इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी की खोज की थी मेल फंगी व सॉर्टेड नामक वैज्ञानिक ने। कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो आरबीसी आपका आकार में गोलाकार आकृति की संरचना होती है, और आरबीसी का निर्माण आपके अस्थिमज्जा में होता है, जिसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप, रक्त की इमेज है। आपको जो भी पॉइंट होते हैं मैं इमेज लगा कर समझाती हूँ, ताकि आप उसको देखें और आसानी से समझ सकें। और आपके एग्जाम में बायोलॉजी का बहुत ही अच्छा योगदान होता है, इसलिए सारे पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ते जाइए, क्योंकि ये जो छोटे छोटे पॉइंट बना के आप नोट्स बनाएंगे, इसका रेगुलर वे पे रिविजन करते रहिए, आपको बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। जैसे आप देख सकते हैं रक्त का भाग है, ये जैसे ब्लड वेसल्स है। धमनी में जैसे आपका कैसा रक्त प्रवाहित होता है, तो आपके धमनी में प्योर ब्लड प्रवाहित होता है। जबकि सिरा में कैसा होता है? तो सिरा में आपका अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इसमें दो धमनी और एक सिरा अपवाद होती है। जैसे पल्मोनरी धमनी अपवाद में है, क्योंकि पल्मोनरी धमनी में आपका अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जबकि पल्मोनरी सिरा में आपका शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। जैसे ब्लड वेसल है, तो इसमें ये देख सकते हैं, ये जो संरचना होती है ये किसकी होती है? आरबीसी की संरचना है। और इस तरह का जो हल्का पीला रंग का द्रव होता है, यही आपका क्या है? प्लाज्मा है। और ये जो संरचना होती है डब्ल्यूबीसी की होती है। और इसके अलावा ये जो चकती आकर के अलग ऐसी संरचना होती है, प्लेटलेट्स होती है। यही चारों चीज़ें आपके किसमें पाई जाती हैं? ब्लड में। चलिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। आरबीसी का निर्माण आपके अस्थिमज्जा में होता है। जो आपका बोन मैरो होता है, बोन मैरो के भी आपके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, लाल अस्थिमज्जा और पीत अस्थिमज्जा। लाल अस्थिमज्जा में किसका? आरबीसी का निर्माण होता है, जबकि पीत अस्थिमज्जा में किसका होता है? आपके डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो अस्थिमज्जा में। और आरबीसी की मृत्यु होती है प्लीहा में, तो इसलिए प्लीहा को आरबीसी की कब्र भी कहा जाता है। अब अगर आपसे पॉइंट पूछता है कि भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो जब बच्चा भ्रूणावस्था में होता है, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। ये मैंने जब आपको यकृत वाला टॉपिक में पाचन तंत्र में समझाया था, तो इस पॉइंट को डिटेल से वहाँ पे समझाया था। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है, और सामान्यतः आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थिमज्जा में। और आरबीसी की मृत्यु कहाँ पे होती है? प्लीहा में, इसलिए प्लीहा को आरबीसी की कब्र कहते हैं। आरबीसी में आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन में हीम क्या है? तो हीम आपका एक प्रकार का वर्णक है, जबकि ग्लोबिन क्या है? तो ग्लोबिन आपकी एक प्रकार की प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में आपकी आयरन नामक धातु पाई जाती है।
हीमोग्लोबिन की कमी से व्यक्ति को एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है हीमोग्लोबिन। इसीलिए जब व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन की कमी होने पर कुछ स्थानों पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिससे वहाँ पे क्या होता है, अनॉक्सी शोषण होता है। शोषण आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं ना, ऑक्सी शोषण और अनॉक्सी शोषण। जब पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तो उस स्थान पर क्या होता है, अनॉक्सी शोषण होते हैं। और अनॉक्सी शोषण से लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। इसके कारण जब व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसके मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड का जमाव होने लगता है। आप मेरे साथ बायोलॉजी पढ़ते जाइए, धीरे धीरे आपको एक एक पॉइंट समझ में आने लगेगा कि कौन सी घटना क्यों होती है, क्यों हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है, ऑस्टियोमालाइसिस रोग में कैसे छिद्र हो जाते हैं, कैसे लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। एक एक पॉइंट आपको डिटेल से समझ में आने लगेगा। चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होती है। अब आपसे यहाँ से एक पॉइंट बन सकता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन में तो सहायक होती है, लेकिन आपका हीमोग्लोबिन पाया कहाँ पे जाता है, तो हीमोग्लोबिन आपकी रेड ब्लड सेल्स लाल रुधिर कणिका में पाया जाता है। जब हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है तो आपसे पॉइंट पूछ सकता है ना कि आरबीसी ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक है कि नहीं, तो आरबीसी भी ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होगी। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछता है, उससे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आपका आरबीसी हीमोग्लोबिन में पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक है, तो ऑक्सीजन के परिवहन में आरबीसी भी तो सहायक होगी, तो आरबीसी ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। अब आरबीसी में अगर केंद्रक नहीं पाया जाता, और केंद्रक क्या होता है, आपके कोशिका विभाजन सेल डिवीजन में सहायक होता है। जब आरबीसी में केंद्रक नहीं है तो आरबीसी में क्या होता है, सेल डिवीजन भी नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब इसके अलावा आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है। अब आरबीसी में अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो आरबीसी में श्वसन भी नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरबीसी में आपका कोशिका विभाजन नहीं होता और आरबीसी में श्वसन नहीं होता। आरबीसी में ना ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ना ही केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक आपके सेल डिवीजन में सहायक होता है। लेकिन दो ऐसे जंतु हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। सामान्यतः आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंट और लांबा इन दोनों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसलिए जो अपवाद टाइप के होते हैं इनको याद रखिएगा। किसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो ऊंट तथा लांबा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। इसके पश्चात आरबीसी की मृत्यु हो जाती है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ पे होती है, जाके स्प्लीन प्लीहा में, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी की कब्र कहते हैं। इस तरह से आरबीसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपसे नोट डिस्कस कर लिए, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे तुरंत नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के साथ साथ रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहिएगा। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए अब इसके बाद हम अपनी दूसरी कोशिका पढ़ते हैं। दूसरी कोशिका WBC स्वायत्त रुधिर कोशिका, या जिसे हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। अब ल्यूकोसाइट का तात्पर्य क्या होता है, ल्यूको का तात्पर्य होता है सफ़ेद। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको अगर आंसर नहीं भी आ रहा है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ऊज, ऊज का तात्पर्य हमेशा जिस वर्ड के साथ में ऊज लगा हुआ लास्ट में उसका मतलब होता है शर्करा। जैसे लैक्टोज शर्करा, माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, ये सब क्या शर्करा। इसी प्रकार जिसके साथ में आपका एज लगा होता है, एज का तात्पर्य क्या होता है, एंजाइम होता है। जैसे लाइपेज एंजाइम है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ऐसे याद रख लिखो। और जैसे ल्यूको, ल्यूको तात्पर्य सफ़ेद होता है, तो जैसे ल्यूकोसाइट स्वायत्त रुधिर कोशिका। ऐसे क्या होता है, बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को ऐसे याद कर ले। इससे कई बार क्या होता है आपको आंसर नहीं आते, फिर भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर को चूज कर पाते हैं। WBC की खोज किसने की थी, तो WBC की खोज की थी ग्रेविल ने। इसके बाद WBC मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक होती है कणिका युक्त, एक कणिका विहीन, जिसे ग्रेनोसाइट्स व अग्रेनोसाइट्स कहते हैं। ग्रेनोसाइट के अंतर्गत आपकी बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स व इसिनोफिल्स, ये तीनों ग्रेनोसाइट्स के अंतर्गत आती है। जबकि मोनोसाइट व लिम्फोसाइट अग्रेनोसाइट्स के अंतर्गत आती है। तो कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है कि इनका मैच करिए। ग्रेनोसाइट्स किसके अंतर्गत आती है, ग्रेनोसाइट के अंतर्गत कौन आता है, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, इसके अलावा इसिनोफिल्स आती है। जबकि म्योनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ये सब क्या आती हैं, ग्रेनोसाइट्स के अंतर्गत आती हैं। और WBC का मुख्य रूप से काम क्या होता है, तो WBC प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है।
अब चलिए इसकी इमेज देख लीजिए। आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स होती है, जैसे ये आपकी मोनोसाइट्स की इमेज है, इस यूनोफिल्स की, बेसोफिल्स की, लिम्फोसाइट्स की, न्यूट्रोफिल्स की। ये क्या है? आपकी WBC है। इनके अलग अलग काम होते हैं। अगर WBC का सम्मिलित रूप से काम पूछेगा तो WBC का सम्मिलित रूप से काम क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बना। प्रतिरक्षा तंत्र में अलग अलग काम होते हैं ना, तो ऐसे कोशिका के भी अलग अलग काम होते हैं। जैसे बेसोफिल्स क्या करता है? एलर्जी को खत्म करने का प्रयास करता है। जैसे बहुत सारे लोगों को होता है ना, किसी को डस्ट से एलर्जी हो जाती है, किसी को किसी स्मेल से एलर्जी होती है। ऐसे मुख्य रूप से जो छोटी छोटी एलर्जी होती है उनको समाप्त करने का काम करता है आपका बेसोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स क्या करता है? हमारे शरीर में आए हुए बैक्टीरिया को मारने का प्रयास करता है। इसिनोफिल्स क्या करता है? परजीवी प्रभाव जो होता है उनको कम कर देता है। मोनोसाइट बैक्टीरिया का भक्षण करता है। और लिम्फोसाइट क्या करती है? एंटीबॉडी को उत्पन्न करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिम्फोसाइट्स, क्योंकि लिम्फोसाइट्स ही एंटीबॉडी को उत्पन्न करती है। यही एंटीबॉडी क्या करती है? एंटीजन के खिलाफ क्या करती है? प्रतिरोधक का काम करती हैं। जैसे आपने एड्स रोग सुना होगा। एड्स रोग में क्या होता है? व्यक्ति के T4 लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट होने लगती हैं। चलिए हम कुछ एड्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एड्स किसके माध्यम से होता है? तो एड्स आपके HIV वायरस के माध्यम से एक रोग होता है। ये किसके? विषाणु जनित एक प्रकार की बीमारी है। और एड्स में क्या होते हैं? व्यक्ति की में T4 जो लिम्फोसाइट्स होते हैं। अब लिम्फोसाइट्स में भी अलग अलग प्रकार के लिम्फोसाइट्स होते हैं। जैसे एक T4 होती है, तब आपको इसके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ना, क्योंकि वो फिर मेडिकल में पढ़ते हैं। T4 जो लिम्फोसाइट्स होती है, T4 लिम्फोसाइट कोशिका किस बीमारी में नष्ट होने लगती है? तो एड्स बीमारी में T4 लिम्फोसाइट कोशिका नष्ट हो जाती है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक प्रकार के वायरस से होते हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। जब किसी व्यक्ति के शरीर में एड्स का वायरस प्रवेश कर जाता है तो क्या करता है? 4 से 5 साल तक कोई भी सिम्टम्स, कोई भी लक्षण दिखाता ही नहीं है। इसके बाद पता चलता है कि व्यक्ति के शरीर में वायरस प्रवेश कर चुका है। इससे क्या होता है? तब तक कि क्या कर चुका होता है? आपके T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं को बहुत ज़्यादा नष्ट कर चुका होता है, जिससे व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र बहुत कमजोर हो जाता है। और एड्स से संबंधित 2 संस्थाएं होती हैं। जो एक आपको होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा एक होता है नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दोनों संस्थाओं का संबंध एड्स की रोकथाम से है। तो कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। WBC का जीवन काल कितना होता है? तो WBC का जीवन काल लगभग 3 से 4 दिन का होता है। WBC में आपका केंद्रक पाया जाता है। अब जब केंद्रक पाया जाता है तो WBC क्या करेगा? कोशिका विभाजन करेगा। जबकि RBC में आपका क्या होता है? तो केंद्रक नहीं पाया जाता था। जब केंद्रक नहीं पाया जाता तो RBC में कोशिका विभाजन भी नहीं होता था। कोशिका विभाजन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। जैसे मानव का प्रजनन होता है, प्रजनन के समय क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? मदर सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम सेल डिवीजन में डिटेल से पढ़ेंगे। अब WBC और RBC इन दोनों का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा के आपके 2 भाग होते हैं, लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मैरो और येलो वेन मैरो YBM और RBM। इनमें क्या होता है? आपके अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। WBC की अगर अधिकता हो जाती है तो WBC की अधिकता से व्यक्ति को ल्यूकेमिया नामक रोग हो जाता है, और जबकि WBC की कमी से ल्यूकोपेनिया नामक रोग हो जाता है। जब WBC की अधिकता होने लगती है तो अधिकता से क्या होता है? जो RBC होता है, RBC का चक्रीकरण नहीं होता। जब RBC का चक्रीकरण नहीं हो पाता तो इससे ब्लड कैंसर की कंडीशन भी कहते हैं। किसमें? जब WBC की अधिकता होने लगती है। कैंसर में क्या होता है? व्यक्ति की कोशिकाओं की अनियमित रूप से गति बढ़ने लगती है, तभी तो कैंसर होता है। यही WBC में होता है कि जब WBC कोशिकाएं अधिक मात्रा में बढ़ने लगती हैं, जब अधिक मात्रा में बढ़ने लगी तो RBC का जो चक्रीकरण होता है वो प्रक्रिया नहीं संपन्न हो पाती, जिससे व्यक्ति को ब्लड कैंसर भी हो जाता है। और WBC की अगर कमी होने लगती है तो ल्यूकोपेनिया नामक रोग हो जाता है। इसमें व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ही कमजोर हो जाता है। और RBC और WBC का अनुपात होता है 600:1 का अनुपात होता है। अब चलिए देख लीजिए, जैसे आपको पता है कि RBC का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। WBC का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। तो अस्थि मज्जा के आपके मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में RBC का निर्माण होता है। और ये येलो बोन मैरो में क्या होता है? आपके WBC का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। कई बार पीसीएस के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेकिन बच्चे इन सब छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान नहीं देते। RBC का निर्माण रेड बोन मैरो या RBM में होता है, और WBC का निर्माण YBM में होता है।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारी जो कोशिका है प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स क्या होती है? ब्लड के क्लॉटिंग में सहायक होती है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। जैसे में व्यक्ति को चोट लग जाती है ना, चोट लगने के पश्चात कुछ समय पश्चात धीरे धीरे हमारा ब्लड रुक जाता है ना, क्यों? क्योंकि ब्लड का क्लॉटिंग बनने है, और ब्लड के क्लॉटिंग में क्या होता है? आपकी प्लेटलेट्स सहायक होती है। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, इसकी खोज किसने की थी? तो विलियम ओसलर ने की थी। वो मानव शरीर में 1.5 से 4 लाख तक प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। डेंगू तथा चिकनगुनिया के रोग में व्यक्ति की प्लेटलेट्स की संख्या अचानक बहुत कम होने लगती है, और प्लेटलेट्स का जीवन काल लगभग 5 से 7 दिन का होता है। और प्लेटलेट्स में क्या होती है? आपके थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि ब्लड का क्लॉटिंग कैसे बनता है। कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं कि ब्लड की क्लॉट बन रहा है। जैसे हमें कई बार चोट लग गई, अब चोट लगने के पश्चात ब्लड निकलता है, कुछ समय पश्चात क्या होता है? उसका आपका ब्लड रुक जाता है। तो यही प्रक्रिया क्या होती है? ब्लड की क्लॉटिंग। जैसे आपको पता है प्लेटलेट्स में क्या होती है? आपकी थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन ही नहीं करती कि ब्लड को क्लॉटिंग कर देती, इसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। जैसे प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन होती है। प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन के बारे में आपको हमने पहले समझाया था कि आपकी प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। अब ये प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन क्या करती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन जो आपके प्लेटलेट्स में पाई जाती है, इसके अलावा विटामिन के की सहायता से थ्रोम्बोइन प्रोटीन का निर्माण कर देती है। अब ये जो थ्रोम्बोइन प्रोटीन बन जाती है, ये थ्रोम्बोइन प्रोटीन क्या करती थी? 2 भागों में स्वयं टूट जाती है। अब जो थ्रोम्बोइन प्रोटीन बन गई, अब ये थ्रोम्बोइन प्रोटीन आपके 2 भागों में टूट गई। पहला होता है थ्रोम्बिन, दूसरा होता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन के बारे में जैसे आपने पढ़ा था अभी कि पाई जाती प्रोटीन पाई जाती है, फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में पाई जाती है। अब जब ये दोनों मिल गई, थ्रोम्बिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन, ये मिलके फाइब्रिन नामक एक प्रकार की प्रोटीन बनाती हैं। और फाइब्रिन नामक प्रोटीन क्या कर देती है? ऐसे जालनुमा संरचना बनाती थी। अब ये जब जालनुमा संरचना बन जाती है, तो इसमें आके आपकी आरबीसी क्या होती है? फंस जाती है। जब आरबीसी फंस जाती है तो क्या होता है? एक क्लॉट का निर्माण होता है, उसी क्लॉट को क्या बोलते हैं? थक्का कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका थक्के बनने की प्रक्रिया होती है। और क्लॉटिंग के समय कितना समय लग जाता है? तो 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है क्लॉटिंग की प्रक्रिया में, इसलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसीलिए कहते हैं विटामिन की क्या होती है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। विटामिन सी स्वयं नहीं करती रक्त का थक्का, विटामिन सी क्या करती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन के साथ मिलकर विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बोफ्रोइन प्रोटीन में बदल देती है। और ये थ्रोम्बोफ्रोइन प्रोटीन क्या करती है? थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन को क्या करती है? फाइब्रिन प्रोटीन में चेंज कर देती है। और फाइब्रिन प्रोटीन एक जालनुमा संरचना बना देती है, जिसमें आके आरबीसी फंस जाती है, जिससे व्यक्ति का रक्त स्राव रुक जाता है। इस तरह से आज हमने रक्त के जो भाग होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। प्लाज्मा क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस किया। तो आप इसके नोट्स बना लीजिए, रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहिए। इससे पहले जैसे हमने पोषण के बारे में पढ़ा था, पोषण क्या होता है, भोजन के पोषक तत्व क्या होते हैं, पाचन की प्रक्रिया को क्या होती है, पाचन में सम्मिलित अंग क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। उसके बाद हमने रक्त परिसंचरण को स्टार्ट किया, तो हम रक्त के बारे में पढ़ चुके हैं, रक्त के भाग पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण में सम्मिलित अंग कौन कौन से होते हैं, हार्ट का क्या काम होता है, ब्लड को छानता कौन है, कैसे ब्लड शरीर के अन्य अन्य भागों में पहुँचता है, इसके बारे में हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पे इंडिया ईयर बुक की सीरीज भी चल रही है, और फिजिक्स के एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है। इंडिया ईयर बुक के सीरीज के माध्यम से अपने जीएस सेक्शन का बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, इसलिए उसको भी देखिए। और जो भी मैं आपको होमवर्क में देती हूँ नोट्स बनाने के लिए, उसको नोट्स बनाते रहिए और रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहिए। जो टाइम आपको मिल रहा है इस टाइम का यूटिलाइज करिए, अच्छे से सिलेबस का रिवीजन करिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।